गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको हाईवे इंजीनियरिंग का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 जो है इसको हम रिवीजन पर्पस से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 जो है ये जियोमेट्री के बारे में है। जो रोड्स होते हैं उनकी जियोमेट्रिक वैल्यूज के बारे में कि उनकी क्या क्या जियोमेट्री होती है, ठीक है। जैसे कि उनकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, जल निकासी के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में इसमें स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं सड़क ज्यामिति के मान। तो जो सड़क ज्यामिति के मान होते हैं वो काफ़ी सारे होते हैं, जैसे कि अच्छे सड़क की क्या विशेषताएं हैं और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक आते हैं कि अच्छे सड़क की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहला टॉपिक जो है, तो एक अच्छी सड़क होने के लिए जो सबसे पहली आवश्यकता है वो होती है उसकी चौड़ाई। उसकी चौड़ाई जो होती है वो प्रॉपर होनी चाहिए और एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आती है कि सड़क की सतह किस प्रकार की है। तो अगर हमको अधिक लोड कैरिंग कैपेसिटी चाहिए तो जो सड़क की चौड़ाई होनी चाहिए, जो सड़क की सतह होनी चाहिए वो रिजिड होनी चाहिए। और हमको अगर कम लोड चाहिए या फिर लोड कैरिंग कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं है तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल रोड दे सकते हैं। अब बात आती है आगे जल निकासी की, कि हमारा जो वाटर ड्रेनेज है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, हम वो किस तरीके का ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। रोड जो बन रही है वो किस तरीके की रोड बन रही है, वो कहीं एयरपोर्ट की रोड है या कहीं रेलवे के बगल की रोड बन रही है या कहाँ कहीं हिल एरिया पे रोड बन रहा है कि किसी प्लेन एरिया पे रोड बन रहा है। तो अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग जो हमारे रोड्स की ड्रेनेज सिस्टम होती है वो अलग अलग होती है। अब बात आती है ऊपरी सतह का मजबूत होना। एक अच्छी सड़क के लिए जो सबसे बड़ी आवश्यकता होती है वो यही होती है कि उसकी ऊपरी सतह का मजबूत होना। तो जैसे कि मैं आपको बताया हूँ कि जो रिजिड सड़कें होती हैं, जो सीमेंट कंक्रीट की होती हैं, सीसी रोड होती हैं, ये इन कंपैरिजन टू बिटुमन ज़्यादा मजबूत होती हैं। इनकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन ये कॉस्टली भी होते हैं और ये काफ़ी लंबे ईयर्स तक चलते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हम जो अच्छे एक्सप्रेसवेज होते हैं और जो अच्छे हाईवेज होते हैं उनमें हम इस तरह की सड़कें प्रोवाइड करते हैं, और जो हमारा बिटुमन होता है ये नॉर्मली हम कहीं पर भी देते हैं, ठीक है। अब आप बात आती है कि एक अच्छी सड़क के लिए उस पर जो कर्व है और उस पर जो ग्रेडियंट है, उस पर कर्व और उस पर ग्रेडियंट्स हम सही से प्रोवाइड करें, ठीक है। तो जैसे कि हमको हॉरिजॉन्टल कर्व देना है, वर्टिकल कर्व देना है, जिस भी प्रकार का हम कर्व देना है वो एकदम बिल्कुल एप्रोप्रिएट दिया जाए। दूसरी बात आती है ग्रेडियंट की। हम उस पर जो क्या करते हैं, जो ग्रेडियंट देते हैं, ग्रेडियंट भी हम उस पर क्या करें, एक लिमिट तक ही दें। दूसरी और सबसे लास्ट बात आती है अनुरक्षण, मेंटेनेंस। किसी भी चीज़ को लॉन्ग टर्म चलाने के लिए उसका मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर वो रोड ख़राब ही क्यों ना हो, अगर हम उसका मेंटेनेंस प्रॉपर करते हैं तो वो काफ़ी लंबे समय तक चल सकता है। अब बात आती है सड़क किन किन कारणों से क्षतिग्रस्त होता है। तो कुछ मेन कारण हैं। सबसे पहले तो ये है कि सड़क को बनाते समय जो हम सामग्री ला रहे हैं, जो उसमें मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी प्रॉपर ना हो। तो जैसे कि अगर हम बिटुमन की सड़क बना रहे हैं तो उसमें बिटुमन ही अगर ख़राब होगा, उसमें एग्रीगेट ही अगर ख़राब होंगे, उनकी क्वालिटी सही नहीं होगी, तो किस तरीके से वो अपना स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसी तरह सीसी रोड में उनमें जो मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं, कोर्स एग्रीगेट हो गया, फाइन एग्रीगेट हो गया, सीमेंट हो गया, ठीक है, उसमें जो हम एडमिक्सचर्स यूज़ कर रहे हैं, अगर इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो वो रोड किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न आता है रोड्स के किनारे हम 0.25 मीटर से लेकर 2.5 मीटर तक एक शोल्डर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। शोल्डर क्या करता है, मेनली सड़क को उखड़ने से बचाता है और सड़क को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सड़क को लैटरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मतलब साइड से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है।
अगर स्कंध किसी तरीके से खराब हो जाते हैं या शोल्डर किसी तरीके से खराब हो जा रहे हैं तो भी सड़क क्या है, बहुत जल्दी क्षतिग्रस्त हो जाता है। अब उसके बाद आता है कि जो हमारा सब बेस है, ठीक है, जो सब बेस है उसको हम सही तरीके से बनाएं, क्योंकि जो हमारे सड़क का भार होता है, रोड का भार होता है, वो मैक्सिमम करके सब बेस पे ही आता है, और सब बेस क्या करता है, उसको फर्दर सॉयल पे ट्रांसफ़र करता है। तो सब बेस अगर हमारा किसी तरीके से ख़राब बन गया या सब बेस का कंपैक्शन सही से नहीं हुआ तो भी इस प्रकार की दिक्कत हो सकती है। अगली बात ये है कि जो हमारा रोड है अगर वो 250 किलो वेट के लिए या 300 किलो वेट के लिए या 200 टन के लिए वेट के लिए बना है, या फिर वो 20 व्हीकल पर डे के लिए बना है और उस पर ज़्यादा गाड़ियाँ जा रही हैं, या फिर उस पर हाई लोड वाली गाड़ियाँ कंटिन्यूस जा रही हैं, तो उस वजह से भी क्या होता है, हमारे सड़क में कई भी प्रकार से रटिंग हो जाते हैं, उसमें वेव्स पैदा हो जाती हैं, उसमें क्रीप होने लगता है, जिसके वजह से क्या होता है, सड़क खराब हो जाती है। उसके बाद आता है कि टेम्परेचर में चेंजेस इन टेम्परेचर। जैसे कि हम जानते हैं कि हम भारत में रहते हैं, यहाँ पे हर एक प्रकार का मौसम होता है, ठंडी भी होती है, गर्मी भी होती है, ठंडी होती है तो ज़्यादा ठंडी होती है, गर्मी होती है तो ज़्यादा गर्मी होती है, बरसात भी होगा तो बरसात भी ज़्यादा मात्रा में होता है। इस तरह से जो हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। उस केस में क्या होता है, जो हमारी बाइंडिंग मटेरियल होती है वो अपनी प्रॉपर्टी खोने लगती है। तो हमको कुछ इस प्रकार की बाइंडिंग मटेरियल का प्रयोग करना चाहिए जो कि सारे टेम्परेचर के लिए एवरेज हो, सारे टेम्परेचर को लेके चले, ठीक है। तो इससे भी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब बात आगे आती है जियोमेट्रिक वैल्यूज़ की। तो सबसे पहले जो हम जियोमेट्रिक लेते हैं वो रोड अलाइनमेंट के बारे में लेते हैं। आखिर सड़क संरेखण होता क्या है, तो भूमि पर प्रस्तावित सड़क की मध्य रेखा की स्थिति जो होती है वो संरेखण कहलाती है। जैसे कोई रोड है, रोड के बीच की जो रेखा है, जो एक सीधी रेखा है जो रोड के डायरेक्शन में ही है, जो हमको ये बताती है कि ये बिल्कुल सीधी रेखा है और ये बिल्कुल सड़क का मध्य भाग है, तो वो क्या होता है, हमारा सड़क संरेखण होता है, रोड अलाइनमेंट होता है। अलाइनमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम वहाँ पे कैम्बर बहुत आसानी से दे सकें और जो हमारा रोड की सिधाई है, रोड की सिधाई भी बनी रहे। अब उसके बाद आता है फॉर्मेशन लेवल, कि जो हमारा रोड है उसका फॉर्मेशन लेवल मतलब उसकी चौड़ाई कितनी है। तो यह 5 रोड के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। नेशनल हाईवे के लिए इसको हम 12 मीटर देते हैं फॉर्मेशन का लेवल, और 8.80 देते हैं हम सिंगल लेन के लिए, डबल लेवल के लिए 12 मीटर। स्टेट हाईवे का क्या होता है, 12 हम देते हैं डबल के लिए, सिंगल के लिए 6.25 होता है, एमडीआर के लिए 9 मीटर होता है और सिंगल के लिए 4.75 मीटर। ओडीआर में क्या होता है, 9.0 होता है डबल लेन के लिए और सिंगल लेन के लिए 4.75, और जो लास्ट आता है विलेज रोड, इसके लिए 7.50 होता है डबल लेन का और 4.0 होता है सिंगल लेन का। और इसके साथ जो शोल्डर है वो शोल्डर भी हल्का हल्का वेरी करता रहता है। अगर हम देखें तो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एमडीआर में जो शोल्डर होता है ये लगभग 2.5 मीटर के करीब ही होता है, लेकिन जो ओडीआर और विलेज रोड होता है इसमें 1.87 और 1.50 होता है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ये ज्यामितीय मान थे फॉर्मेशन लेवल के। फॉर्मेशन लेवल हमको ये बताता है कि सड़क के निर्माण तल की चौड़ाई कितनी है, मतलब जहाँ से हम सड़क बनाना चालू किए हैं वहाँ से इसकी विड्थ कितनी है टोटल, ठीक है। अब यह चेंज हो जाता है, ठीक है, अलग अलग जगहों के अनुसार हल्के फुल्के टाइप के चेंज हो जाते रहते हैं। अब बात आती है विड्थ ऑफ पेवमेंट की। जो पेवमेंट की विड्थ है वो कितनी है, या कैरीज वे की पेवमेंट कैरीज वे की विड्थ कितनी है।
तो सबसे पहले आप लोग, मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोग को कि कैरिज वे या पेवमेंट क्या होता है। सड़क का वह मध्य भाग होता है, वह मध्य पक्का वाला भाग होता है जहाँ गाड़ियाँ चलती हैं। तो इसके लिए कुछ डाटा है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि जो पेवमेंट की विड्थ हम देते हैं ये व्हीकल्स के अकॉर्डिंग देते हैं, जो गाड़ियाँ हम चलती हैं वहाँ रोड पे उसके अकॉर्डिंग हम देते हैं। तो जो किसी भी गाड़ी की मैक्सिमम लेंथ हो सकती है वो 12 मीटर हो सकती है, विड्थ 2.5 मीटर, और उसकी जो हाइट हो सकती है वो 4.20 मीटर हो सकती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही हम अपने पेवमेंट का डिज़ाइन करते हैं। तो पेवमेंट का डिज़ाइन करते समय हम इस बातों का ध्यान रखते हैं कि जो हमारी गाड़ी है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के अनुसार ही हम क्या करें, पेवमेंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दें। कहने का सेंस ये है कि पेवमेंट की जो हम चौड़ाई रखते हैं वो मिनिमम 3.75 मीटर रखनी ही पड़ती है हमको, क्योंकि अगर हम उससे कम रखेंगे तो हमारी जो गाड़ी है वो पास ही नहीं कर पाएगी उस पर। ठीक है, अब बात आती है विड्थ ऑफ पेवमेंट की। तो अगर सिंगल लेन है तो 2.44 मीटर देते हैं, सॉरी सिंगल लेन है तो हम 3.75 मीटर देते हैं, जिसको अप्रॉक्सीमेटली कभी कभी हम 3.8 मीटर भी ले लेते हैं। और अगर डबल लेन है तो उसको 7.0 मीटर के करीब देते हैं। और ऑन एवरेज वैल्यू लेके चलें, अगर एक एवरेज वैल्यू लेके चलें तो 2.44 मीटर हम एवरेज वैल्यू देते हैं। और इसकी जो थिकनेस होती है पेवमेंट की, मतलब जो सबसे ऊपर वाली सतह है, जो वियरिंग कोर्स होता है हमारा, उसका जो थिकनेस होता है वो लगभग 30 सेंटीमीटर के करीब दिया जाता है। अब बात आती है शोल्डर की, शोल्डर की विड्थ कितनी होती है। तो ये दो तरीके से होता है। इसका आईआरसी जो रिकमेंड करती है वो 0.5 से लेके 2.5 करती है। ठीक है, अब उसके बाद आता है साइड स्लोप। जो साइड स्लोप दिया जाता है वो साइड स्लोप क्या क्या होता है, तो साइड स्लोप दो तरीके से दिया जाता है। हम सड़क को कटिंग में भी बना सकते हैं, फिलिंग में भी बना सकते हैं। कटिंग क्या है कि कोई लेवल अगर हमारा ऊंचा है, हम उसको कट करके लेवल उसका नीचा कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कटिंग। फिलिंग क्या होता है, किसी गड्ढे में हमको सड़क बनाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, गड्ढे को पहले एक लेवल में लाना पड़ेगा। तो उसको लेवल करने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे मटेरियल को फिल करते हैं, तो उस प्रोसेस जो हमारा फिलिंग कराता है। तो कटिंग के लिए H/V का जो रेशियो होता है वह 1:1 से लेके 1:1/2 लेते हैं। ठीक है, हॉरिजेंटल इज टू वर्टिकल, HV का मतलब। और फिलिंग में हॉरिजेंटल वर्टिकल का जो रेशियो होता है ये 2:1 होता है। आप डायग्राम में अच्छी तरह देख सकते हैं कि कटिंग और फिलिंग क्या है। ठीक है ना। अब बात आती है रोड लैंड की। तो रोड लैंड वो जगह होती है कि जो हमारी शोल्डर्स होती है, शोल्डर्स के बगल में 5-5 मीटर की जो जगह होती है वो हमारी क्या कहलाती है, टोटल रोड लैंड कहलाती है। और रोड लैंड के 10-10 मीटर साइड की जो जगह होती है वो हमारी राइट ऑफ वे कहलाती है। ठीक है, राइट ऑफ वे हम इसलिए देते हैं कि इन फ्यूचर अगर हमको रोड को डबल लेन बनाना है या रोड को हमको फर्दर एक्सपेंड करना है, तो कम से कम टोटल जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 40 मीटर की रहे। माने एक साइड से दूसरे साइड की जो डिस्टेंस है वो लगभग 40 मीटर के करीब हम लेके चलते हैं। अब बात आती है क्रॉस स्लोप की, क्रॉस फॉल की या कैम्बर की। ये तीनों एक ही नाम है। तो कैम्बर हम सड़क के मध्य में प्रोवाइड करते हैं, और कैम्बर देने का जो सबसे मेन पर्पज़ होता है वो होता है ड्रेनेज को सुटेबल करने के लिए। जो वर्षा का पानी है वो सड़क के पोर्स के अंदर ना घुसे, इस वजह से हम एक कर्व प्रोवाइड कर देते हैं 1:36, जो अभी मैकडम के अकॉर्डिंग लेटेस्ट है। 1:36 का हम एक स्लोप प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है, सड़क कुछ अंडाकार हो जाती है और पानी जैसे ही बरसता है तो सड़क शोल्डर्स को होते हुए वो नीचे ड्रेन कर जाता है। ठीक है, तो जो कैम्बर्स होता है ये कुछ जैसे सर्कुलर कैम्बर हम प्रोवाइड करते हैं,
पैराबोलिक भी दे सकते हैं, इलिप्टिकल भी दे सकते हैं, कंपोजिट और स्ट्रेट लाइन। तो कुछ 5 तरह के हम कैम्बर अलग अलग जगहों पे प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, सर्कुलर कैम्बर, पैराबोलिक कैम्बर, एलिप्टिकल कैम्बर और कंपोजिट कैम्बर। ठीक है, ये 5 कैम्बर दिए गए हैं। कैम्बर के जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्राउन बोलते हैं। ठीक है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है क्राउन, उसको हम बोलते हैं। तो ये जो कैम्बर होती हैं वो अलग अलग सड़कों के लिए अलग अलग प्रकार से दी जाती है। ठीक है, अब बात आगे आती है अनुप्रस्थ ढाल की। अनुप्रस्थ ढाल अगर हम बोले तो ये क्या है? ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट क्या होता है? तो सड़क की लंबाई की दिशा में जो उतार या चढ़ाव दिया जाता है, मतलब सड़क की लंबाई की दिशा में जिस डायरेक्शन में रोड चल रहा है उसी डायरेक्शन में जो राइज और फॉल होता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम ग्रेडियंट कहते हैं। इसको परसेंटेज में शो किया जाता है। ठीक है, ग्रेडियंट जो होता है ये मेनली 5 टाइप का होता है। पहला होता है मिनिमम ग्रेडियंट। इनमें क्या होता है? सड़कों में जो ढाल दिया जाता है वो 1:250 का ढाल दिया जाता है। दूसरे बाद आता है रूलिंग ग्रेडियंट। रूलिंग ग्रेडियंट क्या होता है? यह ऐसा ग्रेडियंट होता है जिस पे क्या होता है, जो मानव, पशु, पक्षी और गाड़ियां हैं वह चलती हैं। ठीक है, उनके लिए जो ढाल दिया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रूलिंग ग्रेडियंट करते हैं। ठीक है, यह अभिकल्पन ढाल भी कहलाता है। कभी कभी इसको डिजाइन ग्रेडियंट भी कहते हैं। और यह समतल क्षेत्र के लिए 1:30 और हिली एरियाज के लिए 1:20 दिया जाता है। उसके बाद आता है मैक्सिमम ग्रेडियंट या लिमिटिंग ग्रेडियंट। यह ज़्यादा भूमि, मतलब जब ज़्यादा उतार चढ़ाव होने के कारण, मतलब भूमि पे जब बहुत ज़्यादा राइज एंड फॉल होता है तो इस तरह का ग्रेडियंट देना काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है। जैसे आप पहाड़ी एरिया में देखिए, वहाँ पे क्या होता है, ग्राउंड जो होती है बहुत ज़्यादा स्लोपी होती है, तो वहाँ पे हमको इस तरीके का सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए जो वैल्यूज होती है वो प्लेन एरिया के लिए 1:20 होता है और हिली एरियाज के लिए 1:16 का लेते हैं। अब आगे आता है एक्सेप्शनल या फिर स्पेशल ग्रेडियंट। यह कुछ ऐसे केस में दिया जाता है कि जो इसकी वैल्यू होती है वो मैक्सिमम से भी ज़्यादा होती है। इसकी वैल्यू कुछ केसेस में मैक्सिमम से भी ज़्यादा होती है। अगर किसी कंडीशन में 100 मीटर व उससे ज़्यादा की ढाल है तो हम क्या करते हैं? इस तरह का केस देते हैं। इस केस में हम क्या करते हैं, जो हमारा समतल एरिया होता है, प्लेन एरिया होता है, उसके लिए 1:15 का ढाल देते हैं और जो पहाड़ी एरिया होता है 1:15.3 का ढाल देते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या होता है। तो अक्सर आप देखते होंगे कि अगर सड़क पे कहीं टर्न आउट दिया गया, वो लेफ्ट हैंड टर्न आउट हो या राइट हैंड टर्न आउट हो, सड़क पे अगर कहीं भी टर्न आउट दिया जाता है तो जो आउटर एज होता है वो क्या होता है, आउटर एज के कंपैरिजन में जो इनर एज होता है उसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा होती है, इसको विड्थ थोड़ी ज़्यादा होती है। मेरा कहने का सेंस ये है कि जो रोड की चौड़ाई अगर 2 मीटर है तो जो मोड़ होती है, मोड़ पे उसकी चौड़ाई 2 मीटर ना हो कि 2.5 मीटर या 2 पॉइंट समथिंग कुछ, मतलब प्लस 2 पॉइंट मीटर होता है, 2 पॉइंट से ज़्यादा मीटर होता है। इसका रीज़न ये है, 2 व्हीलर्स हमारी जो होती हैं वो बहुत आराम से क्या करती हैं, टर्न कर जाती हैं। ठीक है, लेकिन 2 व्हीलर्स में भी ये दिक्कत होता है, 4 व्हीलर्स में भी होता है। जैसे कि आप जानते हैं जो हमारी गाड़ी का अगला पहिया होता है वो मूवेबल होता है, वो दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है, लेकिन जो हमारा पिछला पहिया होता है वो रिजिड होता है। इस वजह से जो अगला पहिया होता है, अगले पहिए को पीछे वाला पहिया क्या करता है, अप्रोच नहीं कर पाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑफ ट्रैकिंग बोलते हैं। इस वजह से जब भी हम कभी 4 व्हीकल लेके किसी रोड पे निकलते हैं तो अगर टर्न आउट करना है तो हम क्या करते हैं, अपने पहिए को आउटर डायरेक्शन से ही मोड़ते हैं, जिससे क्या हो, हमारा जो पहिया है वो इनर वाले एज से
पहले ही मुड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी नीचे गिर जाए, ठीक है। और ये दो तरीके का होता है, मतलब एक तो हमारा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि हम ये सोचते हैं कि हमारी गाड़ी ना गिरे, इस वजह से भी हम क्या करते हैं वहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा वाइडनिंग दे देते हैं। दूसरा होता है मैकेनिकल वाइडनिंग, ठीक है। तो ये दोनों लेके हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग कहते हैं। ये आप ट्रैकिंग के प्रोसेस की वजह से हम क्या करते हैं, इसको हल्का सा अंदर की साइड बढ़ा देते हैं या बाहर की साइड हल्का सा बढ़ा देते हैं, जिससे रोड की चौड़ाई मोड़ों पे बढ़ जाती है। अब बात आती है डिज़ाइन स्पीड। डिज़ाइन स्पीड वह स्पीड होती है जो अलग अलग रोडों के लिए निर्धारित किया जाता है, ठीक है। अब ये जो प्लेन एरिया में होता है वो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के लिए नॉर्मल जो होता है वो 100 किलोमीटर होता है और मिनिमम जो होता है वो 80 किलोमीटर होता है। और यही हिली एरिया के लिए 50 और 40 होता है, ठीक है। ऐसे ही एमडीआर के लिए 80 और 65 होता है नॉर्मल एरिया प्लेन एरिया का, और हिल एरिया का 40 और 30 होता है। बात ओडीआर की करें तो 65 और 50 होता है प्लेन एरिया के लिए, हिली एरिया के लिए 30 और 25 होता है। अब बात आती है विलेज रोड की, इसके लिए 50 और 40 होता है, हिली एरिया के लिए 20 और 20 होता है। अब आगे काफ़ी हमारा मेन टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं साइड डिस्टेंस। साइड डिस्टेंस क्या होता है? तो साइड डिस्टेंस वह दूरी है, वह सीधी दूरी है जो चालक अपनी स्थिति अपने सीट पे बैठ के जो भी अपने सामने साफ साफ देख सके। मतलब 0.15 मीटर की अगर कोई वस्तु, मतलब 15 सेंटीमीटर ऊंची कोई वस्तु है, ड्राइवर उसको अपनी सीट से बैठ के देख सके, वह दूरी हमारी क्या कहलाती है? साइड डिस्टेंस कहलाती है। साइड डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम गाड़ियाँ चलाते हैं तो अगर हमको सामने की चीज़ दिखेंगी नहीं तो हम गाड़ी को ड्राइव नहीं कर पाएंगे और बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए ऑब्स्टेकल्स को देखना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए साइड डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा विजिबल होना चाहिए। बात आती है टाइप्स की इसके, तो ये 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है एसएसडी, ओएसडी और सीएसडी। एसएसडी को बोलते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ओएसडी को बोलते हैं पासिंग साइड डिस्टेंस और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तीसरा होता है क्रॉसिंग साइड डिस्टेंस। पहला हम पढ़ते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस वह डिस्टेंस होता है कि किसी गाड़ी को टक्कर से बचाने के लिए जो न्यूनतम दूरी होती है। जैसे मैं चल रहा हूँ, मेरे गाड़ी आगे कोई चल रही है, तो उससे मैं ना लड़ूं, वह मिनिमम दूरी हमको बनाए रखनी होती है। वह दूरी क्या कहलाती है? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कहलाती है। कि अगर सामने वाला ब्रेक मारता है तो मैं अपनी गाड़ी को ब्रेक मार के या किसी भी तरीके से हैंडल करके मैं उसको रोक लेता हूँ। तो उन बीच की जो दूरी की डिस्टेंस रहेगी वो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कहलाती है। इसका जो फार्मूला होता है 0.278 VT प्लस वी स्क्वायर अपान 254F, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है। इसमें क्या करते हैं, लैग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस को जोड़ देते हैं, ठीक है। उससे ये एसएसडी हमारा मिलता है। जो V होता है, कैपिटल V होता है व्हीकल का स्पीड होता है मीटर पर सेकेंड में, और जो T होता है वो रिएक्शन टाइम होता है। रिएक्शन टाइम नॉर्मली 2 से 2.5 सेकंड के करीब लेके चलते हैं। अब बात आती है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। यह वो डिस्टेंस होती है कि कोई धीरी गाड़ी जब किसी फास्ट गाड़ी को, फास्ट मूविंग व्हीकल को ओवरटेक करती है, तो ओवरटेक करने में जो डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना पड़ता है उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। जैसे कि एक मेरी गाड़ी है, एक पीछे कोई गाड़ी आ रही है, तो मेरी गाड़ी स्लो है और जिस गाड़ी को मैं ओवरटेक कर रहा हूँ वो गाड़ी फास्ट है, तो मुझे अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा के उस ए वाले गाड़ी को ट्रैक करना है, उस ए वाले गाड़ी को ओवरटेक करना है। मेरी गाड़ी बी है, मेरी स्पीड स्लो है, ए गाड़ी की स्पीड फास्ट है, और बी वाली गाड़ी को ए को क्या करना, ओवरटेक करना है। तो बी वाली गाड़ी ए को ओवरटेक करेगी अपने स्पीड को फास्ट करके, तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आया उसको कवर करने में वो हमारा कहलाता है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 0.2
0.28 VV इंटू टी प्लस 0.28 VF इंटू टी, VV इंटू कैपिटल टी। आगे आता है 0.28 कैपिटल V इंटू टी प्लस 2S। VV की जो स्पीड होती है, VV जो है ये स्लो व्हीकल की स्पीड है kmph में, और जो VF होता है ये फ्रंट का व्हीकल होता है या जिसको हम ओवरटेक कर रहे हैं वो व्हीकल होता है। V जो है, कैपिटल V जो है ये हमारी व्हीकल की स्पीड है जिससे हम ओवरटेक कर रहे हैं। T हमारा रिएक्शन टाइम होता है जिसको हम 2 सेकंड लेके चलते हैं। S क्या होता है हमारा डिस्टेंस बिटवीन व्हीकल्स, दो व्हीकल्स के बीच जितना डिस्टेंस है। A हमारा एक्सेलरेशन होता है। अब जो हमारा इसमें T कैपिटल टाइम है कि कितने टाइम में हम उसको कवर कर रहे हैं, तो इसका एक फार्मूला होता है 14.45 अपान कैपिटल A। ठीक है, इस फार्मूले से हम क्या करते हैं उसको ज्ञात कर लेते हैं। कैपिटल A के लिए भी एक फार्मूला है, सॉरी, अब हमारा कुछ व्हीकल का स्टैंडर्ड फार्मूला कि अगर हमारा कितना व्हीकल का स्पीड रहे तो हम कितना OSD मेंटेन कर सकते हैं। तो किलो व्हीकल का जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में, अगर 40 के स्पीड से हम चल रहे हैं तो उसके लिए जो हमारा मिनिमम OSD चाहिए वो 165 चाहिए। इसी तरह 50 के लिए 135 चाहिए, 60 के लिए 300 और 70 के लिए 390। ये सारे डिस्टेंस मीटर में, इतना डिस्टेंस हमको लेके चलना होता है। तीसरे पे हम आते हैं CSD जिसको बोलते हैं क्रॉसिंग साइड डिस्टेंस। क्रॉसिंग साइड डिस्टेंस कहने का सिंगल मतलब ये, अगर कोई सिंगल लेन व्हीकल है तो सिंगल लेन कोई सड़क है तो सिंगल लेन सड़क पे क्या होता है कि गाड़ियाँ एक डायरेक्शन से जाती हैं, दूसरे डायरेक्शन से आती हैं। तो इस केस में क्या करते हैं कि अगर हमको किसी भी सामने से कोई गाड़ी आ रही है और हमको उसको सेफली क्रॉस करना है, तो सामने आ रही व्हीकल को क्रॉस करने के लिए जितना डिस्टेंस चलते हैं वो डिस्टेंस कहलाता है क्रॉसिंग साइड डिस्टेंस। और सामने वाले व्हीकल से मेरा एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, उसको बचाते हुए, हम एक्सीडेंट्स को बचाते हुए उस गाड़ी को हम पार कर जाते हैं। ठीक है, इस कंधों से हम उसको पार कर जाते हैं, तो वो हमारा कहलाता है CSD, क्रॉसिंग साइड डिस्टेंस। अब बात आगे आती है कर्व की। कर्व क्या होता है? तो सड़कों पे कर्व की आवश्यकता पड़ती है जब हम वर्टिकली मूव करते हैं या हम ग्रेजुअली मूव करते हैं। दूसरी बात आती है कि अगर हम टर्नआउट पे मुड़ते हैं तो मुझे वहाँ पे कर्व की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, कर्व की आवश्यकता इसलिए होती है कि हम अपने व्हीकल के मूवमेंट को स्मूथ बना सके। अगर हम टर्नआउट पे हम किसी भी प्रकार का कर्व नहीं देते हैं तो आप खुद इमेजिन करिए हमारी गाड़ी वहाँ पे कैसे मुड़ेगी। बिना सुपर एलिवेशन के हमारी गाड़ी वहाँ पे कैसे मुड़ेगी? इम्पॉसिबल है, नहीं मुड़ सकती है। और मुड़ेगी भी तो गाड़ी का जो इनर व्हीकल का जो पार्ट्स है, जो सस्पेंशन है या जो टायर्स है, वो पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। और हमारी गाड़ी अगर मुड़ने की कोशिश भी करेगी तो क्या होगा? ड्यू टू फोर्स, सेंटीपिटल फोर्स, वो क्या होगा? गाड़ी अंदर की तरफ, गाड़ी जो होगी वो बाहर की तरफ क्या होगी? पलट जाएगी। तो उस वजह से हम क्या करते हैं? कर्व देते हैं। अब कर्व जो होता है हमारा ये दो टाइप्स का होता है। पहला जो होता है हमारा हॉरिजॉन्टल कर्व होता है और दूसरा होता है वर्टिकल कर्व। जो हॉरिजॉन्टल कर्व होता है ये नॉर्मली हम रोड पे सतहों पे देते हैं और जो वर्टिकल कर्व होता है ये हम ब्रिजों पे देते हैं। हॉरिजॉन्टल कर्व हम 4 तरीके से दे सकते हैं: सिंपल कर्व, कंपाउंड कर्व, रिवर्स कर्व और ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, वर्टिकल कर्व हम 2 तरीके से दे सकते हैं, एक समिट कर्व, दूसरा वैली कर्व। अब हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व होता क्या है। तो क्षैतिज वक्र सड़क की दिशा में परिवर्तन के लिए बनाया जाता है। मतलब आपको एक दिशा से दूसरे दिशा में जाना है हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टल कर्व का यूज करते हैं। वर्टिकल कर्व का हम यूज करते हैं ढाल में परिवर्तन के लिए। मतलब अगर कहीं पे हमको स्लोप करके मतलब ऊपर जाना है या स्लोप से नीचे जाना है, मतलब ग्रेडियंट एक तरीके से हम बोल सकते हैं, हमको राइज एंड फॉल करना है अपने डायरेक्शन में, तो हम उसको प्रयोग करते हैं। अब बात आती है सिंपल सर्कुलर कर्व की।
तो सिंपल सर्कुलर कर्व एक ऐसा होता है, ये सड़कों के लिए मतलब बनाया जाता है। इसमें जो अधिकांश गाड़ियां होती हैं उनकी स्पीड काफ़ी स्लो होती है और इसमें हम सर्कुलर कर्व का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है कंपाउंड। कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड कर्व जो होता है हमारा, ये हाफ मतलब अर्ध व्यास के दो वृत्ताकार, मतलब ये जैसे कि हम सिंपल सी बोल सकते हैं, मैं बताया हूँ सर्कुलर कर्व। तो सर्कुलर कर्व सड़कों पे हम देते हैं। अगर हम दो या दो से ज़्यादा सर्कुलर कर्व को अलग अलग रेडियस के कर्वों को जोड़ देते हैं तो हमारा वो कहलाता है कंपाउंड कर्व। मतलब एक की रेडियस R1 है, दूसरी की रेडियस R2 है, और इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, कंपाउंड कर्व। अब बात आती है आगे रिवर्स कर्व की। रिवर्स कर्व में क्या होता है, ये सेम रेडियस के हो सकते हैं या अलग अलग रेडियस के अपोजिट डायरेक्शन से आके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, रिवर्स कर्व कहलाता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये कुछ एस टाइप का कर्व बना रहा है, इसको लिए हम इसको एस कर्व भी कहते हैं। अब बात आगे आती है ट्रांजिशन कर्व क्या होता है। तो ट्रांजिशन कर्व में क्या होता है, यह स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर का मिक्सचर होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का रेडियस इनफाइनाइट होता है, लेकिन सर्कुलर पे आते हैं तो उसका रेडियस आर हो जाता है। यह ट्रांजिशन कर्व सबसे बेस्ट कर्व होता है और इस पे क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा वियर एंड टीयर सबसे कम होते हैं। इस वजह से हम इसको मैक्सिमम जगहों पे प्रोवाइड करते हैं। अब आगे बात आती है सुपर एलिवेशन, कैंट या बैंकिंग क्या होता है। तीनों का नाम एक ही है, सुपर एलिवेशन बोले या तो कैंट बोले या तो बैंकिंग बोले। तो जब कोई गाड़ी किसी टर्नआउट पे मुड़ती है तो बाहर की तरफ एक अभिकेंद्रीय बल लगता है। मतलब बाहर की तरफ गाड़ी क्या करती है, गाड़ी बाहर को जाने की कोशिश करती है, तो वह अभिकेंद्रीय बल का फल होता है कि जो बाहर की तरफ गाड़ी जाने की कोशिश करती है। तो इस बल को रिड्यूस करने के लिए, इस बल को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो अपर साइड का एरिया होता है उसको बढ़ा देते हैं इन कंपैरिजन टू लोअर, या लोअर एरिया को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। मतलब लोअर का जो इनसाइड है, इनसाइड का जो पार्ट होता है टर्नआउट पे, उसको हम घटा देते हैं आउटसाइड के कंपैरिजन में, या आउटसाइड को बढ़ा देंगे इनर के कंपैरिजन में, जिससे हम क्या कर सकें, जो हमारा हॉरिजॉन्टल कर्व पे जो हमारा फोर्स लग रहा है विकेंद्रीय बल, इसको हम क्या कर सके, इसको हम काउंटर बैलेंस कर सकें। इसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ई से हम इसको सुपर एलिवेशन को प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला होता है v²/127r। v जो होता है व्हीकल की स्पीड होती है kmph में, r जो होता है रेडियस ऑफ आर्क होता है, और c जो होता है, e जो होता है वो कैंट या सुपर एलिवेशन होता है। ठीक है, अब बात आती है कि यह हमेशा और हमेशा हर जगह टर्नआउट पे देना ही देना है। अगर हम टर्नआउट पे नहीं दे रहे हैं तो हमारी जो गाड़ियां होंगी वो क्या करेंगी, वो बाहर की तरफ क्या कर सकती हैं, बाहर की तरफ वो टर्नआउट कर सकती है, बाहर की तरफ पलट सकती हैं। ठीक है, पहिए तथा ये सड़क के घर्षण के प्रतिरोध को भी क्या करता है, काफ़ी हद तक कम कर देता है। अगर गाड़ियां हमारी आराम से टर्नआउट पे मुड़ जाएंगी तो गाड़ियों और टायर के बीच में जो ट्रैक्टिव रेजिस्टेंट लगता है फ्रिक्शन की वजह से, वो कम से कम होगा। ठीक है, IRC के अनुसार जो इसका वैल्यू लिया जाता है 1:15 का लिया जाता है। मैं कहने का माने ये मतलब है 6.7% के करीब हम लेते हैं। ठीक है, प्लेन एरिया के लिए 6.7 to 7.7% जो लेते हैं हम प्लेन एरिया के लिए लेते हैं। अब बात आती है हिली एरिया के लिए। तो हिली एरिया के लिए हम इसको 1:10 का लेते हैं, माने 10% हम इसको हिली एरिया के लिए लेके चलते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इसको देने की क्या विधि है। तो दो प्रकार की विधि होती है। पहले विधि में हम क्या करते हैं, कैम्बर को धीरे धीरे ख़त्म करके क्या करते हैं, इसको हम कर्व में बदल देते हैं, और दूसरे चरण में ये करते हैं जो बाहरी किनारा होता है उसको हम ऊपर उठाते जाते हैं
और जब तक इनर से वो ऊपर ना उठ जाए तब तक हम उसको ऊपर उठाते हैं और हमारा क्या होता है, कर्व बन जाता है। ठीक है, अब बात आगे आती है कि जो हमारा सड़क होता है उसके अनुप्रस्थ खंड के बारे में कुछ डिटेल है। तो आप डायग्राम में बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं, जो बीच का पार्ट है वो हमारा क्या है, पेवमेंट है। पेवमेंट के दोनों साइड जहाँ पे वृक्ष लगे हैं वो हमारा शोल्डर का पार्ट है, और शोल्डर के जस्ट बगल में हम क्या किए हैं, 2:1 का वहाँ पे ड्रेन प्रोवाइड किए हैं। और ड्रेन के बगल में जो हमारा बाउंड्री पिलर है, बाउंड्री पिलर जो है वो हमारी क्या है, सड़क की पूरी भूमि है, जिसको हम राइट ऑफ वे कहते हैं। ठीक है ना। और जो निर्माण तल की हमारी चौड़ाई है वो भी आप इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से देख सकते हैं। जो पहला वाला फिगर है वो कटिंग के लिए और दूसरा वाला जो फिगर है वो फिलिंग के लिए, ये दो तरीके के फिगर दिए गए हैं। ठीक है, अब आगे बात आती है कि रोड पैटर्न्स की। जो हमारे रोड होते हैं ये अलग अलग पैटर्न्स में होते हैं। अलग अलग पैटर्न का आने का सेंस ये है कि जब आप रोड को टॉप व्यू मतलब ऊपर से देखेंगे, रोड को ऊपर से देखेंगे तो ये कुछ अलग अलग शेप में दिखेगा। जैसे पहला होता है रेक्टेंगल शेप। ठीक है, आप डायग्राम में देख सकते हैं, पहला क्या है, रेक्टेंगल शेप है। इसमें क्या किया गया है, जो सड़कें हैं ये कुछ रेक्टेंगल टाइप से बनाई गई हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, रेडियल, क्या है, बीच में एक इंटरसेक्शन है और यहाँ से 4 या 4 से अधिक रोडें आके मिल रही हैं, इंटरसेक्शन टाइप का। तीसरा क्या है, कुछ सर्कुलर टाइप का है। ठीक है, किनारे किनारे मार्केट लगा है और मार्केट के बीच में क्या है, इंटरसेक्शन है और वहाँ पे 4 रोडें मतलब चौराहा आके मिल रही है। आगे क्या है, रेडियल एंड सर्कुलर। रेडियल और सर्कुलर में क्या होता है कि रेडियल पैटर्न और सर्कुलर कर्व का ये मिक्सचर होता है, सर्कुलर पैटर्न का मिक्सचर होता है। इसमें क्या होता है, इसमें साइड साइड में मार्केट टाइप का कुछ एरिया होता है और बीच में क्या होता है, बीच में हमारा इंटरसेक्शन होता है और उससे 4 या 4 से अधिक रोडें आके उससे मिलती हैं। अगला आता है रेडियल एंड ग्रिड पैटर्न। हम इसमें क्या करते हैं, रेक्टेंगल वाले को मिला देते हैं रेडियल वाले के साथ। तो सेम इसमें क्या होता है, ये भी सर्कुलर के तरह ही होता है, रेडियल एंड सर्कुलर के तरह ही होता है। लेकिन सर्कुलर में क्या है, जो हमारे रोड होती हैं वो सर्कुलर मिली होती हैं और इसमें क्या होता है, वो एक ग्रिड बनाती हैं, एक ग्रिड के फॉर्म में जो हमारी सड़कें बनाती हैं। ठीक है, आगे आता है हेक्सागोनल। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ जो हमारा ये चैप्टर 2 था, चैप्टर 2 हमारा इस तरीके से पूरी ख़त्म होता है। ठीक है ना। अब हम इसके बाद चैप्टर 3 का रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो मैं चैप्टर 3 का स्लाइड लगाता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 जैसे कि मैं आपको बताया काफ़ी छोटा चैप्टर है, कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं। इसमें मेनली ये बताया गया है जो हाईवे में हाईवे की सर्वेइंग होती है, सर्वेइंग किस तरह की जाती है, हाईवे सर्वे एंड प्लान के बारे में कि हाईवे का सर्वे किस तरह किया जाता है और इसकी प्लानिंग किस तरह की जाती है। तो कुछ इसमें मेन पॉइंट है। जैसे हम एक जानते हैं सबसे पहले मैप क्या होता है। तो मैप मैं बता दूं आपको, जो भी ग्राउंड पे डिटेल हैं उन ग्राउंड के डिटेल को एक पेपर पे प्लॉट करना हमारा मैप कहलाता है। ठीक है, एक पेपर पे ग्राउंड के एक्चुअल डिटेल को एक पेपर पे प्लॉट करने की जो प्रोसेस होती है वो मैपिंग कहलाती है। मैप जो हमारा पेपर होता है वो मैप कहलाता है। अब बात आती है कि टोपोग्राफिक मैप क्या होता है। तो टोपोग्राफिक मैप एक ऐसा मैप होता है जो पृथ्वी पर स्थित अलग अलग प्रकार की चीज़ों के बारे में डिटेल देता है। जैसे अगर हम बात करें कि पृथ्वी पे नदी कहाँ पे उपस्थित है, पृथ्वी पे जैसे कि हम आपको बोल दें गीडा के बारे में कि गीडा का आप टोपोग्राफिक मैप बनाइए, तो वहाँ पे एचपी गैस का सर्विस कहाँ पे है, कहाँ पे आईजीएल है, कहाँ पे क्या चीज़ें, ये टोपोग्राफिक मैप पे शो होंगी। ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा यह मैप करवाया जाता है। टोपोग्राफिक मैप हमेशा और हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है, सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा करवाया जाता है। और इस मैप का जो आरएफ लेते हैं वो हम
इसका स्केल लेके चलते 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.66 किलोमीटर का ही हम RF लेके इसको ड्रा करते हैं। अब आगे बात आती है महामार्ग आयोजन की, कि हाईवे की प्लानिंग किस तरह की जाती है। तो हाईवे के प्लानिंग में कुछ इसेंशियल चीज़ें हैं जिनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है इकोनॉमिकल स्टडी, फाइनेंशियल स्टडी, देन ट्रैफिक स्टडी, इंजीनियरिंग सर्वे, हाईवे लोकेशन, ड्राइंग एंड एस्टिमेशन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। सबसे पहले टॉपिक पे हम आते हैं इकोनॉमिकल स्टडी क्या होती है। तो जैसा कि हम आपको बताए हैं, किसी भी चीज़ की स्टडी के लिए, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए सबसे पहली जो हमारी आवश्यकता होती है वो इकोनॉमिकल आवश्यकता होती है, कि उस पर खर्चा कितना होगा, लोगों को उससे फ़ायदा कितना होगा। तो यहाँ पे हमको ये पढ़ना है कि जो हम रोड बना रहे हैं उस रोड से कितने जन को लाभ पहुँचेगा, कितनी पब्लिक उससे लाभान्वित होगी, ठीक है। उस रोड का प्रयोग कितने ऐसे लोग करेंगे कि उस गांव को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, वह गवर्नमेंट के लिए कितना बड़ा लाभ देगी। ऐसा नहीं है कि हम कोई सा भी रोड कहीं उठा के बना दिए, ऐसा नहीं है। उसकी प्रॉपर डिजाइनिंग करते हैं और प्रॉपर कई पिछले साल का डाटा लेके देखते हैं कि क्या यहाँ पे सड़क बनाने की आवश्यकता है या नहीं है। अगर वहाँ पे आवश्यकता होती है तो हम उसी प्रकार से वहाँ पे सड़क बनाते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिकल स्टडी हमको ये बताती है कि सड़क बनाने से कि वहाँ की जो जनसंख्या है आसपास की, उनको कितना लाभ पहुँचेगा, ठीक है। और क्या वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सही से हो पाएगा, ठीक है। रॉ मटेरियल हो गए या फिर और भी सारी चीज़ें हो गई, किसी को हॉस्पिटल या स्कूल जाना हो गया तो क्या वो प्रॉपर तरीके से हो सकता है, ठीक है। दूसरा आता है फाइनेंशियल स्टडी। फाइनेंशियल स्टडी ये बोलता है कि हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई रोड बना रहे हैं, तो उसके लिए कितना ज़्यादा पैसा चाहिए, कितनी ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसका एक एस्टिमेशन, एक बजट बना लेते हैं, ठीक है। वह बजट हमारा कहलाता है फाइनेंशियल स्टेट कहलाता है, ठीक है। वह पैसों किस किस स्रोतों से लेंगे, किस किस तरीके से, कितने स्टेज में हम वहाँ पे खर्च करेंगे, ये टोटल हम स्टडी जो करते हैं वो फाइनेंशियल स्टडी के अंदर आता है। अब आगे बात आती है ट्रैफिक स्टडी की। ट्रैफिक स्टडी में हम यह देखते हैं कि जिस क्षेत्र में हम बना रहे हैं वहाँ पे वर्तमान समय में वहाँ पे कितने मोटर वाहन हैं, वहाँ की यातायात की सघनता कितनी है, वहाँ की डेंसिटी कितनी है, वहाँ का ट्रैफिक वॉल्यूम कितना है, ठीक है। वहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम स्पीड कितनी है, वहाँ पे क्या आवागमन के लिए अन्य मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है कि नहीं, जैसे कि वहाँ पे रेलवे है कि नहीं, वहाँ पे एयरवेज है कि नहीं, ठीक है। तो ट्रैफिक स्टडी में हम इन सारी चीज़ों की स्टडी लेके चलते हैं कि वहाँ पे ये सारी चीज़ें है कि नहीं है। अब आगे बात आती है इंजीनियरिंग सर्वे की। इंजीनियरिंग सर्वे में हम क्या करते हैं, कुछ विशेष चीज़ों की स्टडी करते हैं। इंजीनियरिंग जैसे कि नाम लग गया इंजीनियरिंग सर्वे, तो वहाँ पे जो हम सर्वेइंग करते हैं वो इंजीनियरिंग टेक्निक से करते हैं, ठीक है। वहाँ पे ग्राउंड के डिटेल्स की प्लॉटिंग करते हैं, ठीक है, कि ग्राउंड पे क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे प्लॉट होंगी, उनकी हम क्या करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, उनके बारे में पता लगाते हैं, ठीक है। वहाँ पे कितना फॉल है, कितना राइज है, वहाँ पे अंडुलेशंस कितने हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में पता लगाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आता है कि वहाँ पे क्षेत्र की स्थलाकृति पता करते हैं कि कितना राइज है, कितना फॉल है, कितना अंडुलेशन है, वहाँ की सॉयल किस प्रकार की है, किस प्रकार की सॉयल की कैपेसिटी है। आगे आता है कि सॉयल की वहाँ की बियरिंग कैपेसिटी, सॉयल की शियर स्ट्रेंथ क्या है, वहाँ पे ड्रेनेज किस प्रकार से हो सकता है, क्या इससे पहले वहाँ पे कभी बाढ़ आया है या बाढ़ आने की संभावना है, क्या अगर हम यहाँ पे रोड बना देते हैं तो ड्रेनेज सुटेबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आगे बाढ़ आती है कि वहाँ पे ड्राट की, वहाँ पे फ्लड की, क्या वहाँ पे बाढ़ आया है पिछले सालों में या आने की संभावना है, क्या यहाँ वहाँ पे कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आई है जो आगे आ सकती है, क्या उस क्षेत्र में अन्न साधन की आवश्यकता है, क्या वहाँ पे अन्न साधन आते जाते हैं,
क्या कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी जंगल के बीच में हो जहाँ पे साल भर में भी 10 आदमी ना आए जाए ना। तो गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों की इंजीनियरिंग स्टडी करती है, फिर उसके बाद क्या करती है, आगे डिसीजन लेती है। अब बात आती है हाईवे लोकेशन की, कि हाईवे का लोकेशन हमारा क्या होगा। तो फर्दर इसमें 5 या 6 टाइप है जिसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैप लोकेशन। मैप लोकेशन क्या होता है? तो मैप लोकेशन में हम क्या करते हैं, हम उस एरिए का एक कंटूर मैप तैयार करते हैं। ठीक है, जिस एरिए का हम टोपोग्राफी ले रहे हैं, जहाँ पे हमको सड़क बनाना, उसका एक हम कंटूर मैप ड्रा करते हैं। उस कंटूर मैप से हमको ये पता हो जाता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं और उनका बेंचमार्क कितना है। ठीक है, उनका एलिवेशन कितना है, वह हमको एग्जैक्ट पता हो जाता है। मैप लोकेशन मिलने के बाद क्या करते हैं, हम उस एरिए का एक अलाइनमेंट बनाते हैं। एक रफली हम उसका क्या करते हैं, अलाइनमेंट बनाते हैं कि हम चीज़ों को किस किस तरीके से उसमें देंगे। उसके बाद आता है रेकनिनेंस सर्वे। रेकनिनेंस सर्वे में क्या क्या कहते हैं, हम जो संरेखण होता है, संरेखण के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हमने जो हम आपको अभी पढ़ा है मैप लोकेशन। मैप लोकेशन जो होता है, मैप का लोकेशन लेने के बाद हम क्या करते हैं, उस जगह पे जाते हैं, उसको पहचानते हैं कि क्या यही लोकेशन है, इसी लोकेशन को हमने लिया था। ठीक है, उसकी पूरी तरीके से प्रॉपर पूरी तरीके से हम उसकी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उसके बारे में जांच करते हैं कि क्या चीज़ ये यही है। ठीक है, या इस तरह हो सकता है या इस तरह क्यों नहीं हो सकता है। उसके बाद आता है प्रीलिम्स सर्वे। प्रीलिम्स सर्वे में हम क्या करते हैं, इसमें हम वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जाने के बाद 3 मीटर मतलब चीज़ों की सहायता से, ठीक है, प्लेन टेबल और आदि ये सारे इक्विपमेंट्स हम ले जाते हैं और वहाँ पे 3 मीटर या 3 मीटर तक हम वहाँ पे सर्वेइंग करते हैं। ठीक है, 3 मीटर तक वहाँ पर सर्वेइंग करते हैं और वहाँ की मिट्टी के बारे में, कटाव भराव के बारे में हम अनुमान लगाते हैं और वहाँ पे हम फोरकास्टिंग करते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, चीज़ों की संभावना लगाते हैं कि हाँ ये चीज़ें इस तरीके से हो सकती है, इस तरीके से ये हो सकती हैं। आप प्रीलिम्स सर्वे में इस चीज़ का बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हम वहाँ पे सर्वेइंग करते हैं वो 3 मीटर तक की सर्वेइंग करते हैं और विथ इक्विपमेंट के साथ 3 मीटर की सर्वेइंग करते हैं। रेकनिनेंस सर्वे में हम वहाँ पे इक्विपमेंट नहीं ले जाते हैं, विदाउट इक्विपमेंट के हम वहाँ पे सर्वेइंग करते हैं। जैसे कि हम प्लेन टेबल सर्वेइंग कर लेते हैं या फिर ऐसे कुछ सर्वेइंग कर लेते हैं जो ऑन पेपर हमारे हो सकते हैं। ठीक है, तो रेकनिनेंस सर्वे में हम किसी भी प्रकार के कोई इक्विपमेंट नहीं ले जाते हैं और प्रीलिम्स सर्वे में हम क्या करते हैं, इक्विपमेंट ले जाते हैं। इक्विपमेंट लेके टीम के साथ वहाँ जाते हैं और वहाँ पे हम 3 मीटर तक का सर्वे करते हैं। उसके बाद आता है डिटेल लोकेशन सर्वे। डिटेल लोकेशन में हम क्या करते हैं, हम संरेखण का भली भांति पता लगाते हैं और जो संरेखण बना है हम उस पर क्या करते हैं, पैक्स लगा देते हैं, छोटी छोटी खूटियाँ लगा देते हैं कि हाँ हमको इसी पे लेके चलना है। उन खूटियों को चिन्हित कर लेते हैं और वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्चुअल में उसको मार्किंग कर लेते हैं और फिर हम यहाँ पे आता है एक्चुअल सर्वेइंग का काम। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 300 मीटर सर्वेक्षण का कार्य किया जाता है। यहाँ पे अपने पूरी टीम को लेके 300 मीटर की दूरी पर क्या किया जाता है, हर 300 मीटर की दूरी पे क्या किया जाता है, बेंचमार्क लगाया जाता है। और यहाँ पे जितने भी टाइप्स के सर्वेइंग इक्विपमेंट्स होते हैं, जितने भी टाइप्स की उनकी टीम हो सकती है, उस टीम के साथ हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टडी करते हैं। इसीलिए इसका नाम दिया गया डिटेल्ड लोकेशन सर्वे। उस लोकेशन के बारे में डिटेल सर्वे करना, पूरी तरीके से सर्वे कर सकते हैं। जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन के पहले का जितना भी सर्वे होता है वो हम टोटल इसमें क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। ठीक है, कि हमको वहाँ पे जाके सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही करना है। अब आगे बात आती है कंस्ट्रक्शन सर्वेइंग की। कंस्ट्रक्शन सर्वेइंग में क्या करते हैं, जो भी हम उसका डिटेल लिए हैं, जो भी हम वहाँ पे चिन्हित करके आए हैं, अलाइनमेंट बना के आए हैं, मार्किंग करके आए हैं, उस पर हम क्या करते हैं, उनकी अब साफ़ सफाई करते हैं। ठीक है, अगर वहाँ पे पेड़ है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं
हम उनकी साफ सफाई करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम खूंटियों को वहाँ से हटाते हैं। खूंटियों को हटाने के बाद हम क्या करते हैं, खूंटियों को हटाने के बाद हम जिस भी तरीके से वहाँ पे अपना कंस्ट्रक्शन हम स्टार्ट कर सकते हैं उस तरह से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। अलाइनमेंट के बाद हम क्या करते हैं, चीज़ों की साफ सफाई करते हैं, रोड के साइड की मार्किंग करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपना सॉयल सबग्रेड से सब बेस और फिर बियरिंग कोर्स हम इस तरीके से 1 बाय 1 उसका निर्माण करते हैं। अब बात आती है ड्राइंग एंड एस्टीमेट। हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन सर्वेइंग के बाद उसका ड्राइंग बनाते हैं और उसको एस्टीमेट करते हैं। ड्राइंग से हमको क्या होता है, जैसे कि ड्राइंग बना के हमको क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को भेजना पड़ता है कि हाँ हमारी सड़क की डिस्टेंस इतनी होगी, इसकी लंबाई इतनी होगी, इसकी चौड़ाई इतनी होगी। अभी देखिए हमारा सड़क बना नहीं है, कंस्ट्रक्शन सर्वे में हम जाके क्या करेंगे, टोटल वहाँ का एक व्यू देख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, पूरी तरीके से हम क्या करेंगे, उसकी ड्राइंग बना लेंगे। जितने भी तरीके के सेक्शन होते हैं, जो भी चीज़ें वहाँ पे रिक्वायरमेंट हैं उनकी हम क्या करेंगे, पूरी तरीके से ड्राइंग बना लेंगे, जितने तरीके की ड्राइंग वहाँ पे पॉसिबल है। उसके बाद हम उसका एस्टीमेशन करेंगे सॉफ्टवेयर के थ्रू या फिर ओरली हम उसका क्या करेंगे, एस्टीमेशन करेंगे। एस्टीमेशन से हम एक एग्जैक्ट बजट पता कर लेंगे, हाँ हमारा ये बजट है, इतने टाइम में इतने कंपनियों के थ्रू, इतने वर्कर्स के थ्रू, इतने इंजीनियर्स के थ्रू इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी जिससे हम इस प्रोजेक्ट को इतने समय में कंप्लीट कर सकते हैं, या हमको और मैन रिसोर्सिंग मिल गया तो हम और कम टाइम में उसको क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जो भी अभी तक हमने स्टडी किया उसके बारे में क्या करते हैं, इंडेक्स टू फाइनल हम क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। फिर वह प्रोजेक्ट जो होता है गवर्नमेंट के पास होता है। जो हमारी प्रोजेक्ट होती है वो फाइल में, पूरी एक फाइल, अच्छी खासी फाइल होती है। उस फाइल में उस प्रोजेक्ट के बारे में, उस लोकेशन के बारे में, उस शहर के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में वहाँ पे स्टडी की जाती है। और उस स्टडी को उसमें रफली तौर पे, जो भी हम लोग रफली तौर पे डाटा बनाए थे उसको हम समराइज करके, कंपाइल करके उस फाइल में एक प्रोजेक्ट का डाटा बनाते हैं। वह डाटा बनाने के बाद वह गवर्नमेंट के सामने वह डाटा पेश किया जाता है। ठीक है। उस डाटा में सारे प्रकार की जानकारी होती है कि हमारा प्रोजेक्ट किस तरीके से है, कितना उसका बजट है। फिर उसको क्या करती है, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट की रोड है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है, मीन्स नेशनल हाईवे है तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं, स्टेट हाईवे है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाती है। फिर उस पर मीटिंग्स होती हैं, चीफ इंजीनियर के साथ मीटिंग होती है, हेड्स की मीटिंग होती है, पीडब्ल्यूडी हेड की। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम उसको डिसाइड करते हैं कि हमारी रोड यहाँ बनेगी। उसके बाद इस तरीके से रोड का कंस्ट्रक्शन होता है। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये तीसरा यूनिट भी ख़त्म होता है। काफ़ी आसान यूनिट था। ठीक है। अब हम आपको मिलते हैं अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में। ओके, थैंक यू।